नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो कि सेमेस्टर नंबर 4 में है। तो सेमेस्टर नंबर 2 के हम सारे सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं। सेमेस्टर नंबर 4 को देखते हैं। तो सेमेस्टर नंबर 4 जो है बेसिकली स्टार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से, और उसकी यूनिट 1 हम आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नेचर, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देन रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देन उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एंड फोर्थ टॉपिक जो है वो रूल ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और फिफ्थ टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर एंड इट्स रिलेवेंस। ठीक है, तो बेसिकली इसके जो टॉपिक्स हैं वो कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से सिमिलर है। ठीक है, तो वही चीजें हमें करनी है, पर यहां पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पूरे इंडिया को गवर्न करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किसको गवर्न करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज नेचर, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ पब्लिक लॉ, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जो है वो किस पे गवर्न करती हैं, वो पब्लिक पे गवर्न करती हैं। मतलब जो जनरल पब्लिक है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अंदर काम करता है, या फिर कहूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जो है वो जनरल पब्लिक के लिए काम करती है। ठीक है, देन उसके बाद देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जो है वो किस तरीके से काम करेंगी ये बताने के लिए लॉ बनाया गया, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, तो अब ये देखते हैं क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ दैट गवर्न्स द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज का मतलब क्या हुआ, जैसे एमसीडी, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी क्या है, एमसीडी। ठीक है, देन उसके बाद आगे चले क्या है, इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। ठीक है, तो जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस है उसको किस तरीके से गवर्न करना है, उसको किस तरीके से कंडक्ट करना है, उसका रूल क्या होने वाला है, उसका प्रोसीजर क्या होने वाला है, ये गवर्न करता है कौन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, देन उसके बाद फीचर्स अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो फीचर्स हैं वो क्या है, सबसे पहला रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि सारी चीजें एक बराबर होंगी। ठीक है, ये हमें अभी तक पता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में अगर देखें, इंश्योर्स दैट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एक्ट विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो हमने बोला कि सारी चीजें क्या होंगी, बिफोर द लॉ इक्विवेलेंट होंगी, या सबके लिए लॉ क्या होगा, एक बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो अब क्या है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की बारी आई तो उन्हें भी हमें लॉ के हिसाब से एक बराबर करना था। इसके लिए हमने क्या करा, उनके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क का सेटअप करा। लीगल फ्रेमवर्क का सेटअप होने से क्या हुआ, वो लोग क्या हुए, लॉ के हिसाब से काम करेंगे, लॉ के हिसाब से ही अपनी बॉडीज को वर्क करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, तो चेक्स एंड बैलेंसेस में हेल्प करता है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, कंट्रोल्स एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली 3 तरह की अथॉरिटीज की बात करता है। सबसे पहले लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशरी। ठीक है, तो बेसिकली 3 बॉडीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। अब लेजिस्लेचर का रोल क्या है, लॉ फ्रेम करने का रोल है। देन एग्जीक्यूटिव का लॉ को इन्फोर्स करने का रोल है। एंड देन जुडिशरी का जस्टिस प्रोवाइड करना एज वेल एज जुडिशियल रिव्यू, ये रोल है। ठीक है, अब क्या है कि लॉ बनाने वालों ने लॉ बना दिया। ठीक है, लॉ बनाने वालों ने लॉ बना दिया। अब जब एग्जीक्यूटिव में बारी आई तो उस लॉ का कहीं मिसयूज ना हो, इसलिए इसको रोकने के लिए क्या बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, तो ये आपको समझना है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का फीचर क्या है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। मतलब जो गवर्नमेंट बॉडीज है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है, उसको जनता के लिए अकाउंटेबल बनाती है, मतलब उसको जनता को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, मेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस रिव्यूएबल एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस क्या है, उसको रिव्यू कर सकते हो आप थ्रू कोर्ट्स और थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, और वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है, लोगों को पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस क्या हो रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद आगे चले तो क्या है, एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप देख लोगे, म्युनिसिपल अथॉरिटी का एग्जांपल है, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे एग्जांपल आप देख के अपने एग्जाम में मेंशन कर देना। ठीक है, देन उसके बाद आगे आता है क्या, दैट इज स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो स्कोप क्या है, तो स्कोप सिंपल सा कितना है, वेलफेयर स्टेट बनाने का है। मतलब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंपली ये बात करता है कि इंडिया को हमें एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, प्रॉपर वेलफेयर स्टेट, जहां पर क्या हो, जहां पर इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो, जहां पर सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट बनी रहे, जहां पर पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट अथॉरिटीज दोनों ही इक्विवेलेंटली काम कर सके। ठीक है, देन उसके बाद देखें तो कंसेप्ट हैज expanded with the welfare state, increasing administrative functions. It includes, तो क्या क्या इंक्लूड करता है, सबसे पहले रूल मेकिंग पावर्स ऑफ
एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखो हमने अभी डिस्कस करा कि जो लॉ बनाने की पावर है वो किसके पास है, लेजिस्लेचर के पास है, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जब लेजिस्लेचर के पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पेंडिंग हो, मतलब अंडर प्रोसेस हो लॉ बनाने के लिए, या फिर मान लो कि लेजिस्लेचर उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है क्या, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, लेजिस्लेचर किसको हैंडओवर कर देगा, थोड़ी पावर्स टू द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव को कुछ पावर्स दे देगा लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव को पावर देने का मतलब क्या है, अब एग्जीक्यूटिव के पास कुछ पावर्स आ चुकी हैं फॉर मेकिंग द लॉज, ठीक है। तो ये क्या है, ये रूल मेकिंग पावर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब एग्जीक्यूटिव खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन है और वो खुद ही लॉ बना सकता है टू गवर्न द बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, ठीक है। देन उसके बाद पार्लियामेंट डेलीगेट्स पावर टू द एग्जीक्यूटिव टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस, देन इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव है, जिसको वर्क करना है, जिसको एग्जीक्यूट कराना है, वो जब खुद लॉ बना रहा है तो उससे क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबल लॉ बनाएगा प्लस स्पेशलाइज्ड लॉ बनाएगा फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। देन आगे चलते हैं, उसके बाद एक केस लॉ है दैट इज AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बात करते हैं द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्सेसिव डेलीगेशन विदाउट गाइडलाइंस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो अब मान लो लेजिस्लेचर को लॉ बनाना था, सपोज दैट BNS जो फ्रेम हुआ, BNS फ्रेम करने के लिए पावर्स किसके पास है, लेजिस्लेचर के पास है, या कहूं तो पार्लियामेंट के पास है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब इसने क्या करा, BNS को बनाने के बजाय BNS को डेलीगेट कर दिया, डेलीगेट कर दिया कि एग्जीक्यूटिव बॉडी बना लेगी, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी को बनाने के लिए ना इन्होंने कोई गाइडलाइंस दी, ठीक है, और इतनी बड़ी चीज को एग्जीक्यूटिव पे छोड़ दिया, तो दैट विल नॉट बी अलाउड, और ये क्या होगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, बिकॉज इट इज एक्सेसिव डेलीगेशन, ठीक है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस केस लॉ। देन उसके बाद आगे चलते हैं, क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन को अगर देखें तो क्या है, नॉन जुडिशियल बॉडीज लाइक ट्रिब्यूनल्स एडजुडिकेट स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव को भी एडजुडिकेशन पावर देता है, जैसे आप लोगों ने ट्रिब्यूनल्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल्स क्या है, एक ऐसी बॉडीज हैं जो कोर्ट के पैरेलल वर्क करती हैं, मतलब हर किसी व्यक्ति को कोर्ट जाने की जरूरत पड़ रही थी, तो इसलिए कोर्ट का बर्डन को रिड्यूस करने के लिए ट्रिब्यूनल्स को पावर दे दी कि वो कुछ मैटर्स पे एडजुडिकेट कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द पावर्स कन्फर्ड टू द पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल, ठीक है। जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है डिसाइड सर्विस मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो क्या करता है, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनके बारे में एडजुडिकेट कर सकता है रिलेटेड टू द सर्विस मैटर्स, ठीक है। देन उसके बाद देखें तो क्या है, दिस इज द केस लॉ ऑफ L चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको एक बार आप देख लोगे फॉर एग्जाम रेफरेंस, और इसको आप जो है ये समझ लो कि पर्टिकुलर टॉपिक इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये केस लॉ ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, तो आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे 3 से 4 केस लॉज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आगे अब क्या आता है, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिन अथॉरिटीज ऑफन हैव डिस्क्रिशन बट इट मस्ट बी रीजनेबल एंड नॉट आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पास क्या है, इतनी पावर है कि वो डिस्क्रिशन को अलाउ कर सकते हैं, मतलब किसी को फेवर कर सकते हैं और किसी को फेवर नहीं कर सकते, पर वो जो डिसीजन होगा किसी को फेवर करने का या किसी को फेवर ना करने का, वो क्या होगा, वो बेस्ड ऑन सम रीजंस होगा, मतलब वो आर्बिट्ररी नहीं होगा, किसी के मन मुताबिक नहीं होगा, बल्कि एक पर्टिकुलर रीजन पे बेस्ड होगा, और वो रीजन क्या होगा, वो रीजन होगा सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट पे होगा। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इन दैट केस हम लोग रिट्स जो पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ में, तो वो रिट्स हम फाइल कर सकते हैं बिफोर द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये केस लॉ है दैट इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लासेस, ठीक है। उसमें यही हुआ था कि इनका पासपोर्ट को उन्होंने जब्त कर लिया था, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज थी उन्होंने जब्त कर लिया था, और वो रीजन क्या था, वो आर्बिट्ररी रीजन था, ठीक है। तो इट वाज हेल्ड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल नंबर 2119, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या आता है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज क्या है, क्योंकि ये खुद ही गवर्नमेंट बॉडीज है, और गवर्नमेंट बॉडीज होने के नाते अगर ये कोई भी काम करती हैं तो क्या है, वो स्टेट का काम माना जाएगा। याद है आप लोगों को आर्टिकल नंबर 12 हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि व्हाट विल बी कंसीडर्ड टू बी अ स्टेट। तो आर्टिकल नंबर 12 में प्रोवाइडेड है कि अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी है या उसका कोई सब्सिडरी बॉडी है जो गवर्न होती है गवर्नमेंट के थ्रू, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के थ्रू, तो क्या होगा, वो गवर्नमेंट माना जाएगा, यानी कि उसको स्टेट माना जाएगा, और उसके जो स्टेट एक्शंस होते हैं वो कभी भी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के नहीं हो सकते, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट वो कभी नहीं कर सकते, और साथ ही साथ कि उन एक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, जुडिशियली रिव्यू कर सकते हैं, जुडिशियली रिव्यू।
ठीक है। तो जुडिशियली रिव्यू करने का मतलब क्या है कि अब मान लीजिए कोई भी एक्शन ले रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, अब वो अथॉरिटी ने अगर मान लो कोई ऐसा एक्शन लिया जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, ऐसा मान लो सपोज दैट फॉर एग्जांपल डीएम साहब ने यहां पर मान लीजिए यहां पर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, ठीक है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है और इस कॉलोनी की वजह से क्या हो रहा है, यहां पर जो पीछे वाटर फैसिलिटीज जाने चाहिए वो नहीं जा पा रही, ठीक है। मगर यहां पर क्या है, यहां पर ये कॉलोनी ऑथराइज्ड कॉलोनी है, ऑथराइज कॉलोनी, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, डीएम साहब ने ये ऑर्डर दिया कि इन लोगों को रिमूव करो यहां से और इनको और स्पेस दे दो और यहां पर हमें पूरा एरिया ये खाली चाहिए, ठीक है। पर ये ऑथराइज कॉलोनी है तो इन्हें मान लीजिए कि कंपनसेशन थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए था, या मान लो कि इसे हटाए बिना भी काम चल जाता, ठीक है। तो अब ये जो ऑथराइज कॉलोनी वाले लोग हैं ये क्या करेंगे, ये कहां जा सकते हैं, ये जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं इस ऑर्डर को जो डीएम साहब ने पास करा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज इट डज नॉट अप्लाई टू देयर एरिया, ठीक है। तो ये जुडिशियल रिव्यू में जा सकता है प्रोसेस, और जुडिशियल रिव्यू के बाद क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है तो जज साहब जो होंगे, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होंगे, वो क्या करेंगे, वो इस चीज को पूरा रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद अगर वो ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो उसे अपहेल्ड कर देंगे, अगर वो ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो उसे वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या है, कोर्ट्स हैव द पावर टू रिव्यू एक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ऑन ग्राउंड्स लाइक इलीगैलिटी। तो अगर जो अथॉरिटी का एक्शन है वो इलीगलिटी पे बेस्ड है, जो कि लीगल बैकिंग दे ही नहीं रहा उसको, तो उसके लिए कोर्ट जो है वो उनके एक्शंस को रिव्यू कर सकता है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, इररेशनैलिटी एंड प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इररेशनैलिटी का मतलब क्या है, जो ऑर्डर है वो बेस्ड ऑन रैशनल गलत है। जैसे कोई भी ऑर्डर आया उसके पीछे का जो रैशनल है, मतलब जो रीजन है, जो लॉजिक है, वो क्या है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देन प्रोसीजरल, जो उसका प्रोसीजर फॉलो करने का है, जैसे मान लो कि एक प्रोसेस है कि भाई अगर मान लो ए बी सी ये तीन लोकेलिटीज को आपको वैकेट कराना है तो सबसे पहले इनको रिलोकेट करना होता है, ठीक है। रिलोकेट करो तब जाकर के क्या करोगे, तब जाकर के वैकेट कराओगे, ठीक है। अब ये प्रोसीजर है, जनरली ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अब अगर अचानक से कभी क्या हो, सीधा इसको वैकेट करने के लिए डिमोलिश के ऑर्डर हो जाए बिना इनको रिलोकेट करे, तो क्या होगा, वो चीज क्या है, प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी, ठीक है। देन उसके बाद ये केस लॉ है, ये एक बार देख लोगे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन उसके बाद आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किस तरीके से डेवलप हुआ ये हम समझते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो राइज ऑफ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट से बहुत ज्यादा लिंक्ड है, बिकॉज मॉडर्न वेलफेयर स्टेट को बनाने की जिम्मेदारी पब्लिक की है, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसकी है, और जो गवर्नमेंट की बॉडी है उसी को गवर्न करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। देन विच रिक्वायर्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन वेरियस सोशियो इकोनॉमिक एरियाज, ठीक है। तो क्योंकि वेलफेयर स्टेट बनाना है तो गवर्नमेंट को हर एरिया में इंटरफेयर करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग सोशियो इकोनॉमिक एरियाज। तो इसलिए ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। देन उसके बाद इसका डेवलपमेंट अगर देखें तो कुछ स्टेजेस में डिवाइडेड है। तो सबसे पहली स्टेज क्या है, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की स्टेज, ठीक है। तो प्री इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ, जब इंडिया वाज द कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो उसमें क्या था, सबसे पहले इनिशियली बहुत कम स्कोप था, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, प्लस उनके अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर नहीं सकते थे, बिकॉज वो अपने ही बंदों के खिलाफ क्यों कंप्लेंट करेंगे। तो उनका बहुत ही मिनिमम स्कोप था फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव पावर जो थी वो बहुत ज्यादा अनचेक्ड थी, मतलब बहुत ज्यादा बायस थी, वो लोग जैसे मर्जी आ रहे थे वैसे वो काम कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, ठीक है। देन उसके बाद आयो तो क्या आता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्सपेंशन। तो जब इंडिया आजाद हो गया तो क्या हुआ, तब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आया क्या, पार्ट नंबर 3, जो कि बात करता है किसकी, फंडामेंटल राइट्स की। और फंडामेंटल राइट्स में ही आता है हमारा आर्टिकल नंबर 32, क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 खुद ही एक फंडामेंटल राइट है जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस में मिलती है, हमें रिट्स में, और रिट्स कहां फाइल होती है, अंडर आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये जो है इससे क्या हुआ, ये फायदा हुआ कि जो आर्बिट्ररी स्टेट एक्शंस हैं उस पे चेक्स एंड बैलेंसेस बनना शुरू हुआ थ्रू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत ज्यादा नहीं हुआ, पर क्या हुआ, जो स्टेट एक्शंस हैं, जो स्टेट एक्शन ले रहा है वो वायलेशन ऑफ पार्ट नंबर 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं हो सकता था, और अगर होता है तो उस केस में आर्टिकल नंबर 32 एंड 226 को प्रोवाइड किया गया कि लोग जस्टिस ले सकें अगेंस्ट द स्टेट एज वेल, ठीक है। देन उसके बाद आता है क्या, रोल ऑफ जुडिशरी इन डेवलपमेंट। तो जुडिशरी का रोल क्या है, जुडिशरी ने कुछ इंटरप्रिटेशन लगाई
कुछ ऐसे चीजें इंटरप्रेट करी जो कि लोकल लॉज को गवर्न करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कुछ ऐसा कोडिफाइड नहीं है, कोई आपको ऐसा एक्ट नहीं मिलेगा जो बात करे पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। ठीक है, आपको क्या है वो पर्टिकुलर रूल्स हैं या पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशंस हैं ऑफ द जुडिशरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज फॉलो करती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है राइट ऑफ फेयर हियरिंग। मतलब हमारा आर्टिकल नंबर 21 जो है, जो बात करता है किसकी, राइट टू लाइफ की, उसका एक एस्पेक्ट है राइट ऑफ फेयर हियरिंग। ठीक है, राइट ऑफ फेयर हियरिंग का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई भी केस शुरू होता है, ठीक है, तो बेशक आपके पास सारे सबूत हो, बेशक आपके पास सारे गवाह हो, पर इनिशियली आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी बात आपको सुननी पड़ेगी। नो अदर ऑप्शन, आपको सुनना ही सुनना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो दैट इज राइट ऑफ फेयर हियरिंग, जिसका मतलब क्या है, ऑडी अल्टरम पार्टम। मतलब क्या है, ये एक मैक्सिम है और इसका मतलब क्या है कि आपको दोनों पार्टीज को सुनना पड़ेगा बिफोर डिसाइडिंग द जजमेंट। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जो हमारा सीपीसी भी है ना, वो सीपीसी भी इस चीज की बात करता है कि जब भी प्लेंट जाएगी तो डिफेंडेंट को समन्स जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा सीआरपीसी है या कहूं तो बीएनएसएस, तो वो भी इस तरीके की बात करता है कि अगर एफआईआर हुई तो अक्यूज को अरेस्ट किया जाएगा। अक्यूज को अरेस्ट करने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद जज साहब उससे पूछते हैं कि भाई आप गिल्टी प्लीड करते हो या नहीं, तो अगर उसने बोल दिया नहीं तो उसके साइड की पूरी स्टोरी सुनी जाएगी। सारे एविडेंसेस या विटनेसेस का एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, सब कुछ होगा, बेशक प्राइमा फेसाई केस पूरा क्लियर हो। ठीक है, तब भी दोनों साइड की बात सुनना जरूरी है। ठीक है, इन केस ऐसा हो जाए कि सीपीसी के हम अंडर गए और सिविल केस हमने फाइल करा और एक्यूज मिल ही नहीं रहा, सॉरी जो डिफेंडेंट है वो मिल ही नहीं रहा, वो डिफेंडेंट जो है जानबूझ के समन्स रिसीव नहीं कर रहा, तो हम उसे बार बार मौका देते हैं, समन्स करते हैं, देन उसके बाद दस्ती समन्स करते हैं, देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोर्ट जो है प्रोक्लेम करता है, उसके दरवाजे पे समन्स चिपकाए जाते हैं। मतलब उसको हर एक वे में, पॉसिबल वे में उसे बताया जाता है कि उसके अगेंस्ट केस चल रहा है, वो आकर के अपना केस को प्रेजेंट करे, अपनी बात रखे। पर फिर भी अगर वो नहीं आता, इन दैट केस ये माना जाता है कि वो जानबूझ के कोर्ट का डिसऑनर कर रहा है, और फिर जो ऑर्डर होता है उसको बोला जाता है क्या, एक्स पार्टे ऑर्डर्स। ठीक है, तो एक्स पार्टे ऑर्डर्स क्या होता है, वो प्लेंटिफ के फेवर में होता है ऑब्वियसली। ठीक है, बिकॉज डिफेंडेंट आया ही नहीं। पर मान लो एक्स पार्टे ऑर्डर्स हो जाए, एक्स पार्टे ऑर्डर्स होने के बाद डिफेंडेंट खुद आ जाए या डिफेंडेंट उस ऑर्डर को रिव्यू में डाल दे या फिर अपील में चला जाए, तो भी वो चीज अलाउड हो जाती है अगर डिफेंडेंट ये शो कर दे कि वो जानबूझ के उसने अवॉइड नहीं किया था, बल्कि कोई एक वैलिड रीजन है उसके पास कि वो क्यों लोअर कोर्ट में या इनिशियल ट्रायल में नहीं गया। ठीक है, तो ये कहानी सुनाने का मेरा मतलब क्या था, मतलब सिर्फ इतना था कि राइट ऑफ फेयर हियरिंग का मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, क्यों हमारे लॉ में राइट ऑफ फेयर हियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, राइट अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन। ठीक है, तो अगर कोई आर्बिट्ररी एक्शन हो रहा है, मान लो कोई रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसको गलत तरीके से एनफोर्स किया जा रहा है या किसी को फेवर किया जा रहा है और किसी को फेवर नहीं किया जा रहा, विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन, विदाउट एनी रैशनल डिसीजन, तो उस केस में क्या है, उस केस में हमारे पास राइट है, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट थ्रू रिट्स। ठीक है, देन उसके बाद क्या आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अब इस डॉक्ट्रिन का अगर हम देखें तो इसका मतलब नाम से क्लियर हो रहा है, प्रपोर्शन में आप अपने डेलीजेंस को यूज करो। ठीक है, तो डेलीजेंस आपको किस तरीके से करना है कि जो ऑफेंस हो रहा है या जो पर्टिकुलर एक्ट हो रही है, उस एक्ट की बारीकी पे ध्यान दो कि वो ग्रेव है, वो हीनियस है या वो पेटी एक्ट है। ठीक है, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको पनिश करो या उस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको आप अपने लॉ में इन्फोर्स करो। ठीक है, अब सपोज दैट कि एक व्यक्ति रोड पे जा रहा था और रोड पे जाते जाते उसकी एक व्यक्ति से टक्कर हो गई। ठीक है, एक व्यक्ति फोन चला रहा था और एक व्यक्ति का ध्यान था ट्रेन पे, तो वो ट्रेन को देखते हुए जा रहा था और ये फोन चलाते हुए जा रहा था, फोन चलाने वाले की गलती से उस पर टक्कर हो गई, उन दो व्यक्ति आपस में भिड़ गए, तो उस केस में ऐसा नहीं होगा कि जो फोन चला रहा था और नेग्लिजेंट था तो उसको आप फांसी की सजा दे दो। ठीक है, तो दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो अगर कभी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो क्या करे, प्रोपोर्शनैलिटी को इग्नोर कर दे, कभी ऐसा हार्श डिसीजन ले ले, किसी के ऊपर हार्श एक्शन ले ले जो कि प्रोपोर्शनल ना हो, उसके एक्शन को, उसके ऑफेंस को प्रोपोर्शन में ना हो, तो उस केस में अगेन वी हैव द राइट against that authority to move the honorable supreme court or high court। ठीक है, then आगे चलते। ठीक है, तो ये बेसिकली लैंडमार्क जजमेंट्स है that how the courts have interpreted the administrative law। ठीक है,
तो ये देख लो एक बार, आप लोग 2-3 जजमेंट्स इसमें से आप देख लें, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट्स। तो स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट अगर देखें तो किस तरीके से स्टैट्यूट्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डेवलप करा है, तो सबसे पहले क्या आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी पर कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है तो वो आप इंफॉर्मेशन क्लेम कर सकते हो, वो आरटीआई लगाकर, ठीक है। आरटीआई 10 रुपए में लगाई जाती है, तो दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो ये क्या है, ये जो आरटीआई है ये बेसिकली ट्रिब्यूनल या फिर कहूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज पर ही लगाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या बोलूं तो मॉडिफाई हुआ, ठीक है। देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट का मतलब क्या है, स्पेशलाइज्ड फोरम्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल में हम बात करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर कोई पब्लिक ऑफिसर आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप उसके अगेंस्ट पब्लिक ग्रीवियंस फाइल कर सकते हो, ऑनलाइन ही हो जाती है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, ठीक है। या फिर अगर कोई अथॉरिटी है या अगर कोई मान लीजिए प्राइवेट पर्सन आपको परेशान कर रहा है, तो भी उस केस में आप जो है पब्लिक अथॉरिटीज का यूज ले सकते हो। और वो पब्लिक अथॉरिटी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको डिटेल में समझा देता हूं, ए वर्सेस बी चल रहा है, बी ने ए के लैंड पे कब्जा कर रखा है, ठीक है। अब ए को जाना है पुलिस स्टेशन में जाके उसने फाइल करा एफआईआर और पुलिस एक्शन नहीं ले ली, ठीक है, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, ठीक है। उस केस में ए के पास दो ऑप्शंस है, या तो कोर्ट आ जाए, ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि जो पुलिस स्टेशन में जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर था उसके ऊपर कंप्लेंट करे, यानी कि एसपी लेवल पे, या फिर बोलूं तो कि पीएम पोर्टल पे या सीएम पोर्टल पे, ठीक है। तो इस तरीके से ए के पास ऑप्शन है। अगर इस ऑप्शन को चूज करता है तो ही इज चूजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शंस, और अगर इस ऑप्शन को चूज करता है देन ही इज चूजिंग द जुडिशरी ऑप्शंस, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक इसके साथ ओवर हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि दोनों ही क्या है, पब्लिक लॉ है। मतलब किसी प्राइवेट राइट को गवर्न नहीं करते बल्कि पब्लिक को गवर्न करते हैं, यानी कि पब्लिक एट अ लार्ज को देखते हैं, मतलब वेलफेयर को देखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर देखें तो क्या है, डीलिंग विद रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स। दोनों ही उन्हीं रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। एक बात कर रहा है स्टेट और इंडिविजुअल्स की, और एक बात कर रहा है स्टेट बॉडीज यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज और इंडिविजुअल्स की, ठीक है। देन उसके बाद आगे चले तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज लेस डाउन फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये हम जान ही चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमने डिटेल में करा है। एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अगर देखें क्या है, गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज विद इन दैट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया, और इस स्ट्रक्चर को गवर्न करने का प्रोसेस किसका है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है, ठीक है। देन उसके बाद आगे चले तो देखते हैं क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो मदर लॉ है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो बेसिकली हम डिस्कस भी कर चुके हैं, जैसे ये ट्री है तो ट्री की जो रूट्स हैं दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो स्टेम है, जो ब्रांचेस हैं दैट आर डिफरेंट लॉज, ठीक है। तो अगर मैं एग्जैक्टली कहूं तो जो स्टेम होती है वो क्या होती है, लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर क्योंकि लॉ बनाती है, और लॉ क्या होते हैं, ये ब्रांचेस क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं, प्रोसीजरल लॉज हैं, एटसेट्रा, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कब एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला इन दोनों का क्या है, कॉमन ऑब्जेक्टिव, मतलब जो गवर्नमेंट पावर्स हैं उसको एग्जैक्टली बताना कि किस लेवल पे है, और उसको कंट्रोल करना कि वो अपनी पावर्स को एक्सीड ना करे, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, एम्स टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर एंड सेफगार्ड इंडिविजुअल राइट, ठीक है। तो पावर का अब्यूज रोके और जो इंडिविजुअल्स हैं उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करे, दोनों का ही एम है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन द सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ठीक है। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो सोर्स है। अभी हमने डिस्कस किया कि रूट्स के थ्रू ही पेड़ जो होता है वो जिंदा रहता है, पेड़ को पावर कौन देता है, रूट्स देती है। सिमिलरली जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसको रूट्स, उसको पावर कौन दे रहा है, उसको सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स अपनी पावर कहां से ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे लॉज बने हैं बाय द लेजिस्लेचर उससे, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल देख लो, आर्टिकल नंबर 309 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेगुलेट सर्विसेज अंडर द यूनियन, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है विद इन द फ्रेमवर्क लेट डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, ठीक है। तो
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का फ्रेमवर्क कौन डिसाइड करता है? दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, देन उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को अगर देखें तो क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन, पर उसको इन्फोर्स कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, आपका इंपॉर्टेंट केस लॉ ये हर जगह चल जाता है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, फंडामेंटल की बात हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात हो। ठीक है, देन उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब इतना सा है कि भाई पावर्स जो है वो सेंट्रिक नहीं है, वो सेपरेटेड है बिटवीन द थ्री बॉडीज, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो इंडिया जो है वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन फॉलो नहीं करता। मतलब स्ट्रिक्ट सेपरेशन का मतलब क्या है? बिल्कुल सेपरेट है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को प्रोवाइड करता है बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो हमने बॉडी डिस्कस करी थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो इन तीन बॉडीज में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, पर इन केस कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जब लेजिस्लेचर ओवरबर्डन हो तो वो पावर को डेलीगेट कर सकता है टू द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद एग्जीक्यूटिव विंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इंश्योर्स दैट दीस पावर्स रिमेन्स अकाउंटेबल। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव विंग को कौन डील करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव विंग को डील करने का मतलब क्या है? जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी को डील करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी के बारे में बात करता है। ठीक है, देन उसके बाद एग्जांपल देख लो, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का एग्जीक्यूटिव बॉडीज विद क्वासी जुडिशियल पावर मस्ट फंक्शन विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी है, क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या है कि वो प्योरली जुडिशियल बॉडी तो नहीं है, पर उसको कुछ पावर्स हमने दे दी है कि कुछ मैटर्स में जुडिशरी की तरह वो काम कर ले। जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो बात करता है किसकी? गवर्नमेंट सर्विसेज वाले कैंडिडेट्स की, तो उसके बारे में उसको डिसीजन ले सकता है, तो दैट इज अ क्वासी जुडिशियली बॉडी। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि कोई भी एक्शन हुआ अगर वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है। ये कौन कर सकता है? हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बोथ लॉज इंपावर द जुडिशरी टू रिव्यू एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस। ठीक है, तो लेजिस्लेचर के जो एक्शंस है या जो एग्जीक्यूटिव के एक्शंस हैं, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि अगर लॉ लेजिस्लेचर बना रहा है या उसके डेलीगेशन करने के बाद एग्जीक्यूटिव बना रहा है, तो दोनों ही लॉ को जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है या जुडिशरी जिसको बोला जाता है द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो है वो देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में है लॉज या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट है। ठीक है, देन उसके बाद अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की हम बात करें तो अगर कोई ऐसा लेजिस्लेशन है, मतलब ऐसा कोई लॉ बना है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो उसको रिव्यू किया जा सकता है। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करें, रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस फॉर इलीगैलिटी, इर्रेशनैलिटी और प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है या इलीगल हो रही है, इर्रेशनल हो रही है या प्रोसीजरली गलत हो रही है, तो उस केस में वो चीज जुडिशियल रिव्यू के अंदर उसको स्टक डाउन किया जा सकता है। ठीक है, देन उसके बाद दिस इज द केस लॉ, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो जुडिशियल रिव्यू जो है अंडर आर्टिकल नंबर 32 एंड 226 को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है, और बेसिक स्ट्रक्चर मानने का मतलब यह है कि उसको कभी भी साइड नहीं किया जा सकता, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उसको हटा नहीं सकता। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है? नेचुरल जस्टिस एंड प्रोसीजरल फेयरनेस। ठीक है, तो बेसिकली जो नेचुरल जस्टिस है वो एक बहुत ही वाइडर टर्म है। नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है? किस तरीके से नेचर जस्टिस करता है। नेचर कैसे जस्टिस करता है? नेचर का जस्टिस करने का तरीका 3 से 4 स्टेप्स में है, दैट इज रूल अगेंस्ट बायस। मतलब अगर मैं हूं, मैं अपने ही केस का जज नहीं हो सकता, या मैं अपने ही फ्रेंड के केस का जज नहीं हो सकता, या मैं अपनी ही फैमिली मेंबर के किसी भी केस का जज नहीं हो सकता। ठीक है, देन ऑडी अल्टरम पार्टम, जो हमने डिस्कस किया कि हम दोनों पार्टीज को सुनने के बाद क्या करेंगे? डिसीजन फ्रेम करेंगे। एंड थर्ड जो आता है वो है हमारा रीजन डिसीजन, दैट इज द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो बात करता है किसकी? हम जो भी डिसीजन देंगे उसके पीछे कोई ना कोई पर्टिकुलर रीजन होगा और बिना रीजन के कोई भी जजमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो हम डिटेल में भी कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, पर अभी फिलहाल के लिए इतना आप रेफरेंस के लिए याद रखो। ठीक है, देन उसके बाद प्रोसीजरल फेयरनेस का मतलब क्या है कि जो प्रोसीजर बना एस्टैब्लिश बाय लॉ हुआ वो प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, उस प्रोसीजर को अगर साइड किया जा रहा है इन एनी केस, इन केस ऑफ इमरजेंसी या इन एनी अदर केस, स्पेशल केस है कोई, तो उसका रीजन होगा, और अगर वो आर्बिट्रेरी है या वो इररेशनल है तो उसको सेट असाइड करके नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद ये एग्जांपल है,
ये आप देख लोगे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन उसके बाद आगे चलते हैं। अब इन दोनों के बीच में हमने अभी सिमिलरिटीज डिस्कस करी, अब डिफरेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंसेस का मतलब क्या है, नेचर अगर देखें तो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो सबऑर्डिनेट है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये हम समझ चुके हैं। देन स्कोप अगर देखें तो डील्स विद स्ट्रक्चर एंड पावर्स ऑफ द स्टेट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो किसकी बात करता है, डील्स विद इंप्लीमेंटेशन ऑफ दोस पावर्स। ठीक है, तो पावर बता कौन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको इंप्लीमेंट करा कौन रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, देन उसके बाद फोकस अगर देखें तो फंडामेंटल राइट्स, स्ट्रक्चर, गवर्नेंस एटसेट्रा। और अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का फोकस देखें तो रूल्स फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स बनाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और जो फंडामेंटल राइट्स है, स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस के जो ब्रॉड रूल्स हैं वो बनाता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देन उसके बाद सोर्स अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद का ही सोर्स है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा अडॉप्टेड है तो मल्टीपल सोर्सेज, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो क्या है, स्टैट्यूट, रूल्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से बनता है। ठीक है, देन उसके बाद रेमेडीज अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज दो ही है हमारी। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 या हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसकी रेमेडीज क्या है, स्टैट्यूटरी अपील्स, जुडिशियल रिव्यू एटसेट्रा। ठीक है, देन उसके बाद द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, तो यहां पर ये टॉपिक हो जाता है खत्म। ठीक है, यहां पर हमारा ये कंक्लूजन खत्म होगा तो हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाता है। पर इसके साथ साथ मैंने कुछ आपको रियल लाइफ एनालॉजी भी दी है, वो एक बार आप देख लेना। ठीक है, वो आप एक बार देख के चाहो तो उसको एग्जाम में स्टोरी फॉर्म में मेंशन कर सकते हो। एडिशनल है, करना हो तो कर लेना, नहीं करना तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, हमने डिटेल में समझा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या। अब हम समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को क्लासिफाई किस तरीके से किया गया। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के कुछ ग्राउंड्स होते हैं, कुछ ग्राउंड्स हैं। जैसे पहला क्या है, बेस्ड ऑन फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन अगर देखी जाए तो सबसे पहले रूल मेकिंग पावर। ठीक है, मतलब क्या है, क्वाज़ी लेजिस्लेटिव फंक्शन है, मतलब लेजिस्लेचर का काम है रूल मेकिंग का, पर डेलीगेटेड है टू द एग्जीक्यूटिव। इसलिए कुछ पावर्स जो कि डेलीगेटेड है, जिसके प्रॉपर रूल्स हैं कि किस लिमिट तक बनाई जा सकती हैं, वो पावर्स के लिए रूल बना सकता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, देन उसके बाद लेजिस्लेचर डेलीगेट्स पावर टू एग्जीक्यूटिव टू मेक रूल्स, रेगुलेशंस और बायलॉज, देन दिस इज नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सिंपल, इतनी सी बात है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया, ये हम डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं सारी चीजें, ये आप देख लोगे, ये केस लॉ देख लेना। देन उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज रूल एडजुडिकेटिंग पावर। ठीक है, तो सबसे पहले रूल मेकिंग पावर, देन रूल एडजुडिकेटिंग पावर। आपने रूल बनाया, उसका वायलेशन होगा तो कहां जाएगा, कोई आप ही के पास आएगा, आप ही का रूल है। ठीक है, तो ऑब्वियसली रूल एडजुडिकेटिंग का मतलब क्या है, क्वाज़ी जुडिशियल। एडजुडिकेशन का मतलब क्या है, आप फॉर्मल डिसीजन दे रहे हो ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, तो वो रूल बनाया आपने, तो क्वाज़ी जुडिशियल फंक्शन भी आपके पास है। मगर आपने अगर इस पावर का मिसयूज किया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशियली रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, तो क्वाज़ी जुडिशियल का मतलब क्या है, प्योरली जुडिशियल बॉडी नहीं है, पर एक पर्टिकुलर लिमिट तक उसके पास पावर है कि भाई आप इस लेवल के केसेस देख लो, अगर आप गलत तरीके से देखोगे तो कोर्ट आ जाओ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज आल्सो हैव पावर टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बॉडीज के पास पावर है, जो डिस्प्यूट है उसको एडजुडिकेट कर सकता है, मतलब उस पर जजमेंट दे सकता है। देन दीज आर नॉट कोर्ट्स बट ट्रिब्यूनल्स और अथॉरिटीज दैट रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन। ठीक है, तो ये बेसिकली कोर्ट नहीं है, ना ही ये प्रॉपर जुडिशियल बॉडीज है, बल्कि ये क्या है, ट्रिब्यूनल्स है या अथॉरिटीज हैं जिनके पास लिमिटेड पावर है ऑफ द जस्टिस, जो कि रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल बना के चलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये आपका एग्जांपल हो गया ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। देन ये केस लॉज है, देख लेना। ठीक है, फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें समझाने के लिए बहुत डिटेल में नहीं है, पर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देन उसके बाद थर्ड जो आता है, दैट इज रूल इन्फोर्सिंग पावर, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ठीक है, तो रूल जो बना बाय द लेजिस्लेचर, उसको इन्फोर्स करने का जो रियल रोल है गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो रोल क्या है, एग्जीक्यूटिव का, कि जो लॉ बना उसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो ये वही है, रूल को इन्फोर्स करो, मतलब लॉ को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, देन उसके बाद एग्जांपल देखो। ठीक है, तो ये है इशूइंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एटसेट्रा। देन केस लॉज, ये एक बार देख लेना। उसके बाद आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो नेचर ऑफ अथॉरिटी के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हो क्या है, स्टैट्यूटरी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, मतलब जो कि एक्ट से बना है, यानी कि लॉ से बना है बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है,
powers, rules and procedure given to the executive by acts of parliament और legislature। मतलब या तो यूनियन की या फिर स्टेट की, ठीक है। तो जो लॉ मेकिंग कर रहे हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है लॉ बनाने के लिए, उन्होंने अगर अपनी एक्ट में लेजिस्लेचर के बाद एग्जीक्यूटिव को पावर दी है टू डू समथिंग, तो वो क्या है, स्टेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बन जाती है, वो पर्टिकुलर एक्ट जो उनको पावर दे रही है, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल है जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जांपल है जो बात कर रही है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को कि अगर कोई भी पब्लिक डोमेन का डेटा मांग रहा है ऑफ द पब्लिक ऑफिस तो उसे प्रोवाइड करा जाए, ठीक है। देन उसके बाद नॉन स्टेटरी और एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसका मतलब क्या है, डिसीजंस, सर्कुलर, डायरेक्शन इशूड विदाउट स्टेटरी बैकिंग बट स्टिल इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। तो कुछ ऐसी जजमेंट्स है जैसे एसआईटी बनाना, ठीक है। तो एसआईटी क्या है, वो डिसीजन है ऑफ द सीएम, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो कि विदाउट स्टेटरी बैकिंग है, पर बेस्ड ऑन द डिसीजन, बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये एग्जांपल देख लो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर इशूड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ये केस लॉस, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस और फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर कोई पर्पस या फिर फील्ड ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन करे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, तो क्या है, सबसे पहले प्रिवेंटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मतलब प्रिवेंटिव का मतलब ही क्लियर है कि किसी को रोकना, पहकांड होने से पहले रोकना, ठीक है। तो फोकसेस ऑन अवॉइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अब्यूज और एरर्स बिफोर दे अकर। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुना ही होगा आप लोगों ने। तो प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि कांड होने से पहले उसको रोकना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अब्यूज होने से पहले उसको रोकना, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस आपको लेना पड़ेगा। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या है, करेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पर अगर बीमारी हो गई तो उसे सही कर लो, क्योर कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या है, रेमेडीज अगेंस्ट रॉन्गफुल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन थ्रू जुडिशियल रिव्यू, अपील्स एंड ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो अगर आपके अगेंस्ट एक्शन हो ही जाए, कोई अब्यूज ऑफ पावर कर ही ले ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, तो आपके पास क्या है, वो आपके पास है करेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मतलब उस एक्शन को आप करेक्ट करवा लो, कैसे, या तो जुडिशियल रिव्यू में चले जाओ, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में, या फिर अपील्स में, ठीक है। देन उसके बाद केस लॉ देख लो, तो वही पासपोर्ट वाला केस लॉ जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद बेस्ड ऑन स्कोप एंड एप्लीकेशन, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो किस पे है, बेस्ड है स्कोप पे और एप्लीकेशन पे। तो स्कोप मतलब क्या है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो कि बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज बात कर रहा है। मान लो ए एक एजेंसी है, बी एक एजेंसी है, दोनों एजेंसीज के बीच में किस तरीके से काम चलेगा। फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूडी एक एजेंसी है, ठीक है, और एक एजेंसी है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। अब इनको मान लो अपने खंबे लगाने और इनकी रोड पे लगाने, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो लॉ है वो क्या है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो क्या है, एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो की बात करता है किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड सिटीजंस की, ठीक है। तो ये है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, एग्जांपल देख लो। देन उसके बाद आगे चलो, तो क्या है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पावर एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड किस पर है, नेचर ऑफ पावर, किस तरीके की पावर को एक्सरसाइज करा जा रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिशनरी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब क्या है, डिस्क्रिशनरी नाम से क्लियर है, जो चीज मैंडेटरी नहीं है, जो चीज आपकी मर्जी है करनी हो करो, नहीं करनी हो मत करो, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्क्रिशनरी है, ठीक। देन इसका केस लॉ आप देख लोगे। उसके बाद क्या आता है, क्या, मैंडेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दैट इज फोर्सफुल्ली आपको चीज करनी ही पड़ेगी, नो अदर ऑप्शन, ठीक है। तो मैंडेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, तो यहां पर क्या है, मस्ट परफॉर्म, और वहां पर क्या है, मे परफॉर्म, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल देख लो। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या जाता है, क्या, समरी टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। तो एक बार आप क्विक रिवीजन है बिफोर द एग्जाम, इसको देख लेना, ठीक है। तो फंक्शन के बेसिस पर, देन नेचर ऑफ अथॉरिटी के बेसिस पर, पर्पस के बेसिस पर, स्कोप ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पर, एंड नेचर ऑफ पावर के बेसिस पर। तो ये इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो क्लासिफाइड है। देन उसके बाद आगे, तो ये हमारा कंक्लूजन आ जाता है ऑफ द टॉपिक, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया ऑफ द यूनिट। अब चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रूल ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। तो अब इसको समझ लेते हैं। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है भाई, बहुत बार डिस्कशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लासेस में हमने समझ लिया। रूल ऑफ लॉ क्या है, सबके लिए लॉ एक बराबर, सारे लोगों के लिए लॉ की नजरें जो हैं एक तरीके से होंगी, कोई भी लॉ के ऊपर
नहीं होगा। ठीक है, इतनी सी बात है। तो रूल ऑफ लॉ जो है बेसिकली प्रोवाइड किसने करा? रूल ऑफ लॉ की जो डॉक्ट्रिन है वो एबी डाइसी ने हमें दी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या है? नो वन इज अबव द लॉ। कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेटस का हो, किसी भी क्लास का हो, वो लॉ के ऊपर नहीं है। सब लॉ के अंडर आते हैं। सबको गवर्न करने की शक्ति किसके पास है? लॉ के पास। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है? जो एबी डाइसी थे वो कौन थे? ब्रिटिश जूरिस्ट थे। पॉपुलराइज द कंसेप्ट ऑफ हिज बुक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही गेव 3 प्रिंसिपल्स। तो इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स दिए। क्या क्या दिए समझते हैं। सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, जो इंडिया में फॉलो किया जाता है कि लॉ जो है वो सुप्रीम है, कोई भी आर्बिट्ररी पावर लॉ जो है सबको गवर्न करेगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। सब लॉ के लिए एक बराबर है, सभी लोग लॉ की नजर में एक जैसे हैं। एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस इज सब्जेक्ट टू सेम लीगल स्टैंडर्ड्स, जो कि आर्टिकल नंबर 14 बात करता है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। मतलब क्या है? राइट्स आर नॉट ग्रांटेड बाय द स्टेट बट अराइज फ्रॉम कोर्ट्स डिसीजन। तो ये इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में कहा जाता है जो रूल ऑफ लॉ की डॉक्ट्रिन है वो पार्शियली फॉलो की जाती है। ठीक है, तो इंडिया में ये वाला एस्पेक्ट नहीं है। मतलब जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ कोर्ट नहीं दे रहा है, बल्कि स्टेट बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको ऐसी पावर दी है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है? तो मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हम डिस्कस कर ही चुके हैं इन डिटेल, तो वही चीज यहां पे रिपीट होनी है। तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए और आपका टाइम बचाने के लिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। एक बार वीडियो पॉज करके चाहे तो पढ़ लो, नहीं तो जो हमने पहले समझा था वही यहां पर आना है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो है ये हम थोड़ा स्पेशल एस्पेक्ट है, दैट इज इट डील्स विद। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किस किस चीज से डील करता है? सबसे पहला डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये हमने डिटेल में समझ लिया। ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन, ये भी हमने समझ लिया। देन ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स का मतलब क्या है? क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज, ये हमने डिटेल में भी नहीं करा है, पर बेसिक रेफरेंस हमें पता है कि कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। और ट्रिब्यूनल क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, और अगर ट्रिब्यूनल गलत डिसीजन देता है तो अपील कर सकते हैं या फिर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, देन जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ये भी हमने समझ लिया है। देन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये भी हमने पासिंग रेफरेंस में समझ लिया है। तीनों प्रिंसिपल्स मैं आपको बता चुका हूं। अब उसे हम डिटेल में जब भी आपका टॉपिक आएगा तब करेंगे। ठीक है, देन बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो मेन हमारा एस्पेक्ट है, जो मेन हमारा टॉपिक है। तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव को अलाउ करता है किस चीज के लिए? एक्सरसाइज पावर्स। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उसको अलाउ करता है कि वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सके। ठीक है, और क्या है? इट ऑपरेट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो जो रूल ऑफ लॉ का फ्रेमवर्क है वो हमें कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अब ये देखो, ये बात हम तो समझ चुके हैं कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। ठीक है, तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है? रूल ऑफ लॉ देता है आर्टिकल नंबर 14 में। तो ऑब्वियसली जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो किसके अंदर काम कर रहा है? विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है? एक टेबल है, ये देख लो आप लोग कि सबसे पहले क्या है? रूल ऑफ किस चीज को इंश्योर करता है? अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ ये बोलता है कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो भी जनता के सेवक हैं, तो उन्हें जनता को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या कहता है? प्रोवाइड टूल्स लाइक जुडिशियल रिव्यू, ट्रिब्यूनल्स, नेचुरल जस्टिस एटसेट्रा, जिससे जनता जवाब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स से मांग सकती है। ठीक है, देन asserts that laws must be applied fairly। ठीक है, तो जो रूल ऑफ लॉ है वो ये कहता है कि लॉ को फेयरली अप्लाई किया जाए। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या कहता है? इंश्योर्स प्रोसीजरल फेयरनेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हो रहे हैं उसमें प्रोसीजर फेयरली फॉलो किया जाए, ये चीज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंश्योर करता है। ठीक है, देन उसके बाद अपोजेस आर्बिट्रेरीनेस एंड अब्यूज ऑफ पावर। तो जो आर्बिट्रेरीनेस है वो ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स, उनको अपोज करता है क्या? रूल ऑफ लॉ कहता है कि सब लॉ की नजर में एक बराबर है। ठीक है, तो आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए और अब्यूज ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो क्या करता है? डेवलप्स प्रिंसिपल्स टू चेक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो प्रिंसिपल को डेवलप करता है ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन हो रहा है उसके पीछे क्या रीजन है वो चीज समझी जा सके। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। अब डिफरेंसेस हो गए, अब समझते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, तो दोनों ही इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो या जो हमारा रूल ऑफ लॉ है, दोनों ही इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन मस्ट हैव लीगल अथॉरिटी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो रूल ऑफ लॉ है वो बात करता है कि सारे लोग लॉ की नजर में एक बराबर हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी तभी होगा जब लॉ ने उस अथॉरिटी को पावर दी होगी। ठीक है, जैसे
म्युनिसिपल ऑफिसर कैन नॉट डिमोलिश अ हाउस विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस और स्टेटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो जो म्युनिसिपल ऑफिसर है जब तक वो प्रोसेस तो स्टेप फॉलो ना करे तब तक वो किसी भी घर को गिरा नहीं सकता, ये रूल ऑफ लॉ बताता है। और म्युनिसिपल ऑफिसर किस तरीके से काम करना है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो एक केस लॉ है, इसको एक बार वीडियो पॉज करके आप देख लेना, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इंपॉर्टेंट केस लॉ। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। तो दोनों ही जो है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो, दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी किसी भी पॉइंट पर डिसीजन लेगी तो ना वो रूल ऑफ लॉ का वायलेशन करेगी ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वायलेशन करेगी। ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं, गाइडलाइंस बना के, प्रोसीजर बना के एंड जुडिशियल रिव्यू का एक वो बोलते हैं ना कांटा लटका के। ठीक है, देन उसके बाद ये एग्जांपल है। ठीक है, ये एग्जांपल देख लो, उसके बाद ये केस लॉ है तो ये आप मेंशन कर देना, ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इस पॉइंट पे भी दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों ही ये कहते हैं कि लॉ सबके लिए इक्वल है, एक बराबर है। ठीक है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो या फिर इक्वालिटी रूल ऑफ लॉ। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो एग्जांपल आ जाता है और ये केस लॉ आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको प्रॉपर इलेबोरेटेड कंटेंट दिखा रहा हूं मैं, वैसे तो हम डिस्कस कर ही चुके सारी चीजें, पर फिर भी प्रॉपर इलेबोरेटेड कंटेंट किस तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम करने वाले हो इन द एग्जाम्स। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है जुडिशियल रिव्यू, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चाहे रूल ऑफ लॉ हो या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो, दोनों ही अंडर द एस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू आते हैं। ठीक है, तो जुडिशियल मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर्स है कि जो भी प्रोविजन रूल ऑफ लॉ के तहत बन रहा है या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत बन रहा है उसको जुडिशियली रिव्यू करे, और अगर वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करे। ठीक है, देन उसके बाद ठीक है, तो वैलिडिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को चेक करने के लिए जुडिशियल रिव्यू जरूरी है, हम डिस्कस कर चुके हैं। देन एग्जांपल, उसके बाद केस लॉ। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है नेचुरल जस्टिस। इसको भी हमने तीनों एस्पेक्ट में डिस्कस कर रखा है, तीनों प्रिंसिपल्स को हमने डिस्कस करा है, और जो तीनों प्रिंसिपल्स हैं वो दोनों ही चीजें फॉलो करती हैं, चाहे रूल ऑफ लॉ हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो ये इसमें आप प्रिंसिपल्स भी देख सकते हो, ऑडियो अल्ट्रम बॉटम, दैट इज राइट टू बीइंग हर्ड, मतलब दोनों पार्टीज को सुनने के बाद फैसला दिया जाएगा। ठीक है, देन आगे चलते हैं नेमो जुडिस इन कॉजस हुआ, मतलब कोई भी अपने केस का जज नहीं हो सकता, ना अपने दोस्त के केस का ना अपने घर वालों का केस का। ठीक है, देन उसके बाद एग्जांपल, उसके बाद इसमें थर्ड मिसिंग है जिसको हम बोलते हैं क्या, रीजन डिसीजन। ठीक है, तो रीजन डिसीजन का मतलब क्या है, कोई भी डिसीजन अगर हो रहा है तो उसके पीछे रीजन होना जरूरी है। ठीक है, देन उसके बाद एग्जांपल हो गया एंड ये केस लॉज, कोई भी एक केस लॉ इसमें देख लेना फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है टेंशंस एंड चैलेंजेस, तो क्या चैलेंजेस और टेंशंस फेस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो कभी कभार वाइड डिस्क्रिशनरी पावर दे देता है टू द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो जिसकी वजह से कभी कभार क्या है जो रूल ऑफ लॉ है वो वायलेट हो सकता है, ऐसे चांसेस आ जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ट्रिब्यूनल्स में बी सीन एज रिप्लेसिंग रेगुलर कोर्ट्स, राइजिंग कंसर्न्स ऑफ फेयरनेस। ठीक है, तो जो ट्रिब्यूनल्स हैं जनरली लोग वहां जाना पसंद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फास्ट प्रोसेस। ठीक है, तो वो क्या है कभी कभार ऐसा लगता है कि ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो रेगुलर कोर्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक कंसर्न आ रहा है बिकॉज ऑफ फेयरनेस, क्योंकि ट्रिब्यूनल का जो प्रोसेस है और जो कोर्ट का प्रोसेस है वो डिफरेंट है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है, देन हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव इन इंडिया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव अगर देखें तो हमारा जो रूल ऑफ लॉ है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है बट पार्शियली। ठीक है, तो क्या है सबसे पहले प्रीएम्बल में बात की है जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी की, जो हम डिस्कस कर चुके हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लासेस। देन आर्टिकल नंबर 14 जो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं इन द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, देन आर्टिकल नंबर 21 जो बात करता है किसकी, ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रीटमेंट की, तो ये भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्ली डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद आर्टिकल नंबर 32 एंड 226। तो अब आप लोगों को एक डाउट होगा कि आर्टिकल नंबर 21 तो ये बात करता नहीं है, पर अगर आप देखो तो आर्टिकल नंबर 21 बात करता है राइट टू लाइफ की एंड राइट टू लाइफ की एज वेल एज पर्सनल लिबर्टी की, तो उसका ये सब्सिडरी पार्ट है। देन उसके बाद आर्टिकल नंबर 226 एंड 32 हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो ये हमारा कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, यहां पर खत्म नहीं होगा ये कंक्लूजन हमारा नेक्स्ट पेज पे जाएगा, तो वीडियो पॉज करके एक बार कंक्लूजन पढ़ लेना ताकि आप लोग बेटर कंक्लूजन एग्जाम में फ्रेम कर सको। ठीक है, यहां पर कंक्लूजन खत्म होता है एज वेल एज उसके बाद हमारी आती है क्या, क्विक रिवीजन समरी टेबल। ठीक है, तो इसको एक बार देख लो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें, नेचर, फोकस, एनफोर्सेस एंड एग्जांपल्स, तो बिटवीन द रूल ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक बार देख लो। देन आगे चलते हैं तो ये खत्म हो जाती है टेबल। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड रेलेवेंस। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो हमने डिस्कस करा पार्शियली,
की जो पावर है वो डिवाइडेड है, वो सेपरेटेड है बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो वही है। तो सेपरेशन ऑफ पावर मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल दैट डिवाइड्स पावर्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इनटू 3 डिस्टिंक्ट ब्रांचेस। तो क्या क्या ब्रांचेस है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? मेकिंग द लॉ। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? इंप्लीमेंट द, एग्जीक्यूट द लॉ, इंप्लीमेंट द लॉ। ठीक है, देन जुडिशरी का मतलब क्या है? टू इंटरप्रेट द लॉ एंड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स एंड टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड इंश्योर चेक्स एंड बैलेंस। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हुआ कि पावर्स जो है एक हाथ में या एक बॉडी पे कंसेंट्रेट नहीं हुई, और जो चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रोसेस है वो भी बन पाया थ्रू मेकिंग जुडिशरी इंडिपेंडेंट। ठीक है, देन आगे चलते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वो फ्रेंच फिलोसोफर के थ्रू इनको पता लगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को। एंड देन देयर इज नो लिबर्टी ऑफ जुडिशरी, द पावर विल बी नॉट सेपरेटेड फ्रॉम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, इट वाज हेल्ड बाय मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, तो अगर जुडिशरी को लिबरल पावर नहीं दिया, ठीक है, तो कहा जाता है ना कि इंडिया में जो जुडिशरी है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? जुडिशरी की डिपेंडेंसी ना ही किसी भी एग्जीक्यूटिव पर है और ना ही लेजिस्लेचर पर। जुडिशरी इंडिपेंडेंट काम करती है और उससे फायदा क्या है? जस्टिस इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर जुडिशरी को किसी पर डिपेंडेंट करा दिया तो क्या होगा? जस्टिस उसके हाथों की कठपुतली बन जाए। ठीक है, तो उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर देखें अगर तो क्या है? सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स को समझते हैं, तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन है वहां पर। ठीक है, स्टेट्स में तो समझते हैं क्या है? प्रेसिडेंट है एग्जीक्यूटिव पावर्स के लिए, कांग्रेस है फॉर लेजिस्लेचर एंड सुप्रीम कोर्ट है फॉर जुडिशरी, ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। तो ये तीनों ही इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई भी एक दूसरे पर डिपेंडेंस नहीं है। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो फ्लेक्सिबल है और इंडिया की भी इसी से इंस्पायर्ड है। दैट इज पार्लियामेंट इज सुप्रीम, मिनिस्टर्स आर पार्ट ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, एंड जजेस आर नाउ सेपरेट आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005। ठीक है, तो जजेस को बाद में इन्होंने सेपरेट करा आफ्टर 2005, पर उससे पहले क्या था? पार्लियामेंट जो था वो सुप्रीम था, मिनिस्टर्स जो थे वो क्या है? वो दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के पार्ट थे। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है? तो इंडिया में ये डॉक्ट्रिन क्या है? रिजिड नहीं है, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, और ये जो है पार्शियली अप्लाई किया जाता है। मतलब नो एक्सप्लिसिट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शनल सेपरेशन एग्जिस्ट विद चेक्स एंड बैलेंसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन असाइंस द फंक्शंस ऑफ द बॉडीज। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट रहेगा ऐसा कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, या कहूं तो स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं है, या कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो फंक्शनल सेपरेशन जो है वो रहेगा, वो प्रोवाइडेड है, वो लिस्ट प्रोवाइडेड है, वो चीजें प्रोवाइडेड है थ्रू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या असाइन कर रखा है देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स को असाइन कर रखा है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें मिल जाएंगी। देन एग्जीक्यूटिव पावर्स को असाइन कर रखा है कि एग्जीक्यूटिव की क्या पावर्स है, लेजिस्लेचर की क्या पावर्स है, एंड जुडिशियल पावर को असाइन कर रखा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट का क्या रोल है, किस तरीके से वो फंक्शन करेंगे। देन उसके बाद आर्टिकल 50 जो है ऑफ डीपीएसपी, जो सीधी सी बात किसकी करता है? द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर थोड़ा सा हमें सेपरेशन का एक एस्पेक्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को उन्होंने ज्यादा प्रमोट किया है कि स्टेट को हमेशा यह ध्यान रखना है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे ताकि जस्टिस इंडिपेंडेंट रहे, एज पर आर्टिकल नंबर 50 दैट इज नॉट फॉलोड इन द कोर्ट एज इट इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, देन उसके बाद आ जाओ तो क्या है? रेलेवेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है? सबसे पहला प्रिवेंट्स अब्यूज ऑफ पावर, ये हम समझ ही चुके हैं कि अगर पावर डिवाइडेड है, सेपरेटेड है, तो कोई अब्यूज कैसे ही कर लेगा। देन आगे चलते हैं, फिर आता है क्या? इंश्योर रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करता है सेपरेशन ऑफ पावर। देन प्रोवाइड्स अकाउंटेबिलिटी, तो लोगों को अकाउंटेबल होती है गवर्नमेंट या स्टेट। एंड देन इंश्योर्स एफिशिएंसी, तो पावर डिवाइडेड है तो एक पे ओवरबर्डनिंग नहीं हुई, तो इसकी वजह से एफिशिएंट वर्किंग हो जाएगी। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या आता है? एग्जांपल्स एंड केस लॉज, तो ये आप देख लो केस लॉज फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। केशवानंद भारती हम डिस्कस कर चुके हैं द कॉन्स्टिट्यूशन। देन यहां पर ये केस खत्म होगा केशवानंद भारती, एंड देन इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। ठीक है, ये देख लेना। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या है? ये केस लॉ, ये आप इसमें से कोई भी 3 केस लॉ तो मिनिमम आप कर ही लो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई, चलती ही जा रही है। ठीक है, तो कोई भी 3 केस लॉज आप इसमें से देख लेना जो कि आपको ठीक लगे और जो कि आपको इजी टू रिमेंबर हो। अगर सारे कर लोगे तो मच बेटर है, पर 3 तो मिनिमम कर ही लेना फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। अब क्या आता है? एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन, तो क्या एक्सेप्शंस है? तो अगर हम देखें तो किस तरीके से ओवरलैप हो रहा है
तो सबसे पहले पावर के बेसिस पे अगर देखें तो लेजिस्लेचर के पास पावर है कि जो जुडिशियल फंक्शंस है उसको एक्सरसाइज कर सकता है लेजिस्लेचर। तो एग्जांपल अगर देखें तो क्या है, इंपीचमेंट ऑफ जजेस में लेजिस्लेचर का रोल आ जाता है। देन उसके बाद एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइजिंग लेजिस्लेटिव पावर्स, दैट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अंडर आर्टिकल नंबर 123। देन उसके बाद जुडिशरी मेकिंग लॉज, दैट इज गाइडलाइंस इन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये क्या है, ये बेसिकली ये टेबल आपको शो करती है किस तरीके से तीनों बॉडीज एक दूसरे पे ओवरलैपिंग इफेक्ट रखती हैं, ओवरलैपिंग इंपैक्ट रखती हैं। तो इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर स्पेसिफिकली नहीं है, पर इंडिया में क्या है, चेक्स एंड बैलेंसेस का तरीका है कि लेजिस्लेचर जुडिशरी पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखता है, जुडिशियल लेजिस्लेचर पे, एंड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे रखता है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे, एंड जुडिशरी लॉज बनाने में भी हेल्प करता है थ्रू गाइडलाइंस। दिस वाज अ केस लॉ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां पर वुमेन एट वर्क प्लेस की गाइडलाइंस बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि कोई लॉ नहीं था और इसके बेसिस पे लॉ बनाया किसने, लेजिस्लेचर ने। ठीक है, समझ में आ रहा है। देन उसके बाद कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब चलते हैं टू द नेक्स्ट सबहेडिंग, दैट इज मॉडर्न चैलेंजेस टू सेपरेशन ऑफ पावर्स। मॉडर्न चैलेंजेस को अगर देखा जाए तो जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच। तो जुडिशरी का एक्टिव होना अच्छा है, पर जुडिशरी का ओवररीच रखना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हर मामले में अगर जुडिशरी इंटरफेयर करेगी तो क्या होगा, वो जो बॉडी का काम है जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, देन उसके बाद ऑर्डिनेंस मिसयूज बाय एग्जीक्यूटिव। तो ऑर्डिनेंस की पावर जो एग्जीक्यूटिव के पास है कि आप लॉ बना सकते हो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम थ्रू ऑर्डिनेंसेस, अगर वो मिसयूज किया जाएगा तो वो भी एक प्रॉब्लम है इन द प्रेजेंट टाइम। देन ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस कोर्ट के थ्रू हो, दैट इज मच बेटर इंस्टेड ऑफ जस्टिस ट्रिब्यूनल्स के थ्रू हो। ठीक है, तो ये चीज है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये हमारा कंक्लूजन आ जाता है इस टॉपिक का। तो लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट का ये हमारा कंक्लूजन है, यहाँ पर ये कंक्लूजन खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद आगे चलेंगे तो क्या आएगा, क्विक रिवीजन टेबल। तो उसको देख लेते हैं एक बार, तो ये आप देख लोगे एक बार, दैट इज फीचर यूएसए इंडिया यूके। ठीक है, तो टाइप अगर देखें तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है यूएसए में, इंडिया में फ्लेक्सिबल है, मतलब मेनली फोकस किस पे, चेक्स एंड बैलेंसेस पे, और यूके में फ्यूज्ड है, फ्यूजन ऑफ पावर्स है। ठीक है, देन उसके बाद जुडिशियल रिव्यू देखें, यस यस एंड यूके में नो। देन एग्जीक्यूटिव इन लेजिस्लेचर को देखें तो नो, यूके यूएसए में नॉट अलाउड है, इंडिया में यस अलाउड है, एंड यूके में भी अलाउड है। देन डॉक्ट्रिन्स इन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो यस अवेलेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में नहीं है पर इंप्लाइडली माना जाता है, और यूके में भी नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली है। देन तो ये बेसिकली आपका एस्पेक्ट है। अब इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 1 ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ 4th सेमेस्टर इज ओवर। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहां वाइंड अप करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।